नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र 2024 के जो घटना चक्र है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यूज हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी को आज क्लास करने वाले हैं। और ये जो क्लास होंगे ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन है। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो प्राचीन भारत के इतिहास से कंप्लीट कर लिए हैं और आज की क्लास से हम जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्राचीन काल के भारत के इतिहास के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। ये हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। 4 क्लास हमने प्राचीन भारत के इतिहास के लिए थी, 5वीं क्लास है, ध्यान से देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका 47वीं बीपीएससी प्री 2005 और 53 और 55 दो बार 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक था और वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसने निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था और काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं को पूर्ण कराया। ऐबक ने बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह बहुत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां अर्थात कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया और अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया था। गोरी ने उसे आमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपाही सलार की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद वह नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिल गई। सेकंड प्रश्न आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी अभी बताया हमने लाहौर थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे सभी की व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जब रिवीजन करेंगे इसका तो फिर उसमें व्याख्या नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये एक फुल कंप्लीट हम कर रहे हैं तो इसमें आपको व्याख्या भी मिलेगी। 3 नंबर प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन की झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्स अर्थात लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। परिस्था ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी भी दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक बुलाते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी और ऐबक को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक को साहित्य से अनुराग था अर्थात साहित्य से प्रेम था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए तथा हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना भी की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? जो कुतुब मीनार का निर्माण है ये किसके द्वारा पूरा किया गया? तो भी बताया आपको, ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया मोहम्मद गौरी ने? तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अपना अख्ता प्रथा स्थापित हो गई और गोरी के मोहम्मद शाम, जो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी अख्ता या इख्ता प्रदान किया। 1392 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक भी नियुक्त किया था। 1192 से 1206 ईस्वी तक गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात करेंगे तो वो था बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहां का जो शासक था लक्ष्मण सेन, वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला था और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट भी कर दी। राजा की अनुपस्थिति, जो राजा थे यहाँ पे राजा की अनुपस्थिति हो गई, उसमें नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन किया, मतलब वहां पर उसने शासन किया। और प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तृत से वर्णन किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। जो बिहार पर बख्तियार खिलजी के द्वारा हमला किया गया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तबकात नासिरी में। ये मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसी में बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण प्राप्त होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसके द्वारा किया गया? बख्तियार खिलजी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने उसने मलिक जानी को नियुक्त किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया और ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के नाम से प्रतिपादित किया था? ये बताना। तो यह आपका बलबन शासक थे जिनके द्वारा यह शुरू किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो यह बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। यह आपको बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं भी थी। प्रथम थी सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है, ये इसका कहना था। 12 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये आपके बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी जो आपका एग्जाम होने वाला है बिहार पीसीएस का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और अदर एग्जाम में भी जिसमें भी आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? यह कथन बर्नी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है और अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा।
इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचिका या याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उस खिलाफत नासरी अमीर उल मुमानिन बताया और इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और अलाउद्दीन ने उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में वो किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो था आपका जफर खान। जफर खान अलाउद्दीन का सेनापति था और इसी के जफर खान जो था इसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उसने अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। 14 नंबर प्रश्न है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? पद्मावती हैं इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। रानी पद्मिनी की कहानी का था 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा की प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की क्षमता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो थे आपके रामचंद्र देव। ये ऑप्शन राइट रहेगा। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 में उसने इस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो खालसा भूमि सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विकसित हुई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? और ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण करवाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया और इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो वो सुल्तान का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। FST, इसे FST भी बोल सकते हैं या फिरोज शाह तुगलक, और इसके द्वारा सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया गया और सबसे फेमस है, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। बीपीएससी प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया था। ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व नामक सिंचाई लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यह आपको बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था और उसने दारुल सफा नामक एक
खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसने कुशल एकदम जो जितने भी निपुण और कुशल हकीम थे उनको रखा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो वो भी कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने बेरोजगारों के लिए बेरोजगार दिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आप सभी जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के सुल्तान, जो फिरोज शाह तुगलक थे इनके काल में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गए थे। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। इन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उपाय किए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपने अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, पारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1422 से 1446 तक, इनके शासनकाल में विजयनगर आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया। 24 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ये बताना है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसकी व्याख्या मैं आपको करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद जो तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, तुगलक शासन को कमजोर कर दिया और 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना और परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिजर खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? कहां पर एक नया नगर बसाया था? वह था आपको सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। अगला प्रश्न 17, आप इसी की व्याख्या देख लीजिए। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम था सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों के नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज-ए-सिकंदरी और उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी की बात की जा रही है। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? फरहंगे सिकंदरी। और उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। आप सभी जानते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने वाले शासक का क्या नाम था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे वो थे हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे और इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई।
ये आपका 67 बीपीएससी ग्रुप 2022 में पूछा गया प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया और इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो वो थे आपके हरिहर द्वितीय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ और हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा को छीनना था। वह शिव का विरूपाक्ष था। विरूपाक्ष बोले तो उपासक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध तो याद रखेंगे, राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की कुली कुतुब शाह ने की थी। और जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडबिडू आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना यहाँ पे पराजित हो जाती है। 29 नंबर प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखेंगे, ये थी भू राजस्व। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भाग सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट अर्थात भूमि कर नामक कार्य राज्य की आय का प्रमुख कर था। यह प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें कहा जाता था, 58वें। ठीक है। और 30 नंबर प्रश्न है और ये आज क्लास का अंतिम प्रश्न है आपका। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका बीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार क्लास को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी मित्र, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपकी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक खबर निकल के सामने आ रही है। बीपीएससी जो टीआरई 4 है, हम बात करें इसकी, तो इसकी एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये लास्ट सितंबर में आने वाला है। नोटिफिकेशन की बात करेंगे, इसका जो नोटिफिकेशन है लास्ट सितंबर, याद रखिएगा, इसका नोटिफिकेशन आपका लास्ट सितंबर में आएगा। याद रखेंगे लास्ट सितंबर, ऐसी न्यूज निकल कर आने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग अपनी तैयारी में जरूर लगे रहें। और 17th बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप इसके बारे में भी जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग डालिएगा। बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे हैं बिहार के लिए, तो बिहार पीसीएस का जरूर एग्जाम दीजिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन की नॉलेज मिलेगी और तैयारी आपकी है भी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।